Hello everyone, a beautiful good morning to all. सुप्रभात and welcome back to my channel. I am Pooja. आज हम बात करने वाले हैं 2nd and 3rd ऑफ मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 2nd ऑफ मार्च को संडे था तो संडे को डेली करंट अफेयर्स नहीं हुआ था, लेकिन हमने दो इंपॉर्टेंट सेशन कवर किए थे वीकली करंट अफेयर्स के। तो पहले तो हमने बात की थी 23rd ऑफ फेब से लेके 1st ऑफ मार्च तक जितने भी इंपॉर्टेंट हमने करंट अफेयर्स देखे हैं उनको वन लाइनर फॉर्मेट में हमने डिस्कस किया था और उन पर बेस्ड 100 क्वेश्चन हमने देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। रिवीजन के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेशन आपको वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम लोगों ने लास्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट बैंकिंग करंट अफेयर्स को भी डिस्कस किया था, तो वो भी आपको मिल जाएगा। दोनों की पीडीएफ अपलोड हो चुकी हैं एप्लीकेशन पे। आप एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज के करंट अफेयर। सबसे पहले बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज। तो 3rd ऑफ मार्च को हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट करते हैं? 3rd ऑफ मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट होता है 3rd ऑफ मार्च को, जिससे लोगों को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में अवेयरनेस दिलाई जा सके। पहली बार इस दिन को थाईलैंड में प्रपोज किया गया था टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 2013 और फाइनली जो अप्रूवल मिला था वो 2014 में मिला था। तो सिंस 2014 हम हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट करते हैं। ना बात कर लेते हैं इसकी थीम के बारे में कि थीम क्या रही है। तो थीम है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट। आपको थीम देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? अब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के अलावा आज हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल डिफेंस डे। नेशनल डिफेंस डे की शुरुआत लॉर्ड इरविन ने की थी 1933 में। उस समय ब्रिटिश एरा था, ब्रिटिश गवर्नर हुआ करते थे, तो उस समय जो वायसराय थे इंडिया के वो लॉर्ड इरविन थे और उन्होंने 3rd ऑफ मार्च 1933 से नेशनल डिफेंस डे की शुरुआत की थी। इन्होंने कहा था जो हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, मतलब 1857 का 1857 की जो क्रांति थी, उसमें कई सारे लोगों ने अपनी ब्रेवरी दिखाई थी, सेक्रीफाइस किए थे। तो उनकी सेक्रीफाइस को, उनकी ब्रेवरी को याद रखने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। तो नेशनल डिफेंस डे का पर्पस है हमारे आर्म फोर्स पर्सनल की जो ब्रेवरी है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो सेक्रीफाइस है, उसे याद रखने के लिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। आप सोच रहे होंगे क्या ऐसे दिन एग्जाम में आते हैं? क्या ये सब किसी पेपर में पूछा जाता भी है या मैडम यूं ही पढ़ाई जा रही हैं? तो देखो यहाँ पे 2019 के पेपर में, मतलब मुझे यही मिला और भी पेपर में आया होगा, नेशनल डिफेंस डे पर क्वेश्चन पूछा गया था। 3rd ऑफ मार्च को इस दिन को मनाया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा 3rd ऑफ मार्च को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड हियरिंग डे। ठीक है, वर्ल्ड हियरिंग डे भी हम 3rd ऑफ मार्च को मना रहे हैं, जिसकी थीम है चेंजिंग माइंडसेट, एम्पावर योर सेल्फ टू मेक ईयर एंड हियरिंग केयर अ रियलिटी फॉर ऑल। ये 3 इंपॉर्टेंट डे, तो वाइल्ड लाइफ है, डिफेंस है और हियरिंग है, ये तीनों दिन 3 मार्च को हम मना रहे हैं। क्लियर? तो ये सभी हमारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए। आइए अब हम बात करेंगे देश दुनिया की सभी खबरों पे। अच्छा, वीडियो के एंड में ना एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी है जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके अलावा अगर अभी तक आप लोग ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको बिंदास होकर ज्वाइन कर लो और वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स की मैगजीन, जिसमें 300 एमसीक्यू और वन लाइनर्स हैं, ये लॉन्च हो चुकी है। पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी से भी पढ़ सकते हैं। इसमें आपको फरवरी मंथ के 300 एमसीक्यू और पूरा फरवरी मंथ के वन लाइनर आपको देखने को मिल जाएंगे। केवल 25 रुपीज में ये मैगजीन अवेलेबल है। कहाँ पर अवेलेबल है? पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे मैगजीन सेक्शन में जाना, वहां पर ये मिल जाएगी। मैटर क्लियर? चलो पहली न्यूज हम देखेंगे। अब आसाम को मिल गया है 8वें नंबर का नेशनल पार्क। ठीक है, आसाम गवर्नमेंट ने रिसेंटली चिरांग रीपू एलिफेंट रिजर्व, चिरांग रीपू एलिफेंट रिजर्व को डिक्लेयर किया है 8th नेशनल पार्क। और इस नए 8वें नंबर के नेशनल पार्क का नाम क्या होगा? इस 8वें नंबर के नए नेशनल पार्क का नाम होगा सीखना जोहावलो नेशनल पार्क। ठीक है, सिखना जोहावलो नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो कि एक टाइगर रिजर्व हुआ करता था। इसको, सॉरी, एक एलिफेंट रिजर्व,
हुआ करता था चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व, और ये आसाम राज्य का 8वें नंबर का नेशनल पार्क हो गया है। आसाम गवर्नमेंट ने इसे नोटिफाई किया है। ये जो नेशनल पार्क है वो 316 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, इंडिया और भूटान की बाउंड्री पर, उसकी बॉर्डर पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कोकराझार एंड चिरांग डिस्ट्रिक्ट में। ऑलरेडी जो आसाम में दो नेशनल पार्क है उनके बीच में ही आपको ये नया नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो सिखना जोहालवो नेशनल पार्क है वो दो एग्जिस्टिंग नेशनल पार्क, एक है मानस नेशनल पार्क जो कि आसाम में है, और रायमोना नेशनल पार्क के बीच में ही आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एशियन एलिफेंट, गोल्डन लंगूर, वन हॉर्न राइनो और रॉयल बंगाल टाइगर जैसे एनिमल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आसाम राज्य की बात करें तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग नेशनल पार्क है वो कौन कौन से हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क सभी को पता है, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सिखोबा नेशनल पार्क है, नमेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, दिहांग पटकाई नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क। ये कुछ नेशनल पार्क्स हैं जो ऑलरेडी आसाम राज्य में आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है, और 8वें नंबर का भी हमने देख लिया। नेक्स्ट बात करेंगे, सेंट्रल प्रपोज टू रिड्यूस स्टेट शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्स फ्रॉम 2026। अब याद कीजिए हम लोगों ने डिवोल्यूशन मैकेनिज्म के ऊपर डिस्कशन किया था। जब मैंने आप लोगों को फाइनेंस कमीशन के बारे में कभी इंफॉर्मेशन जब मैं देती हूँ तो मैं कहती हूँ कि फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है। फाइनेंस कमीशन का जो मेन काम होता है वो होता है आपके यहाँ पे जो टैक्सेस होते हैं उनका बंटवारा करना। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा टैक्स को कलेक्ट करती है। जीएसटी किसने कलेक्ट किया या कोई भी टैक्स किसने कलेक्ट किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उसके बाद कुछ शेयर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है। इसको ही हम टैक्स का डिवोल्यूशन कहते हैं। अब यूनियन गवर्नमेंट कह रही है यार हमारे खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं, हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है हम स्टेट को जो शेयर देते हैं हम उसको रिड्यूस कर देंगे फ्रॉम 2026। तो यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है कि हम जो 41%, मतलब हमने जो 100 रुपी कलेक्ट किया, इस 100 रुपीज में से 41 रुपीज हम किसको देते हैं? स्टेट को, और रिमेनिंग पैसा हम खर्चा करते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे 41 नहीं, हम केवल 40 रुपया ही देंगे स्टेट को। 2026 से ऐसा प्रपोजल दिया गया है। यूनियन गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग लोअरिंग द शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू allotted to state from the current 41% to the 40%। ठीक है, ये प्रपोजल हमारे जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया है। कमेटी को जो लीड कर रहे थे वो हमारे देश के इकोनॉमिस्ट अरविंद पनगड़िया कर रहे थे, और ये लोग अपनी रिपोर्ट को 31 अक्टूबर 2025 तक सबमिट करेंगे और इसे फिस्कल ईयर 2026-27 में इम्पोज किया जाएगा, ये अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, हो सकता है इससे आने वाले समय में सेंट्रल और स्टेट के बीच में टकराव देखने को मिले, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में हो सकता है थोड़ी सी टेंशन देखने को मिले। ऑब्वियस सी बात है, किसी का पैसा कम करोगे वो तो नाराज होगा ही। ठीक है जी, तो यहाँ पे बोला है कि जो 1% का रिडक्शन होगा, मतलब 41% से जो 40% होगा, इससे सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोक्सीमेटली 350 बिलियन रुपीस का फायदा होने वाला है। ठीक है, रीजन क्या है? रीजन है, इन्होंने कहा कि हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है। पहली चीज इन्होंने कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट, मतलब जो राजकोषीय घाटा है 24-25 के लिए एस्टिमेट हुआ है 4.8% ऑफ द जीडीपी। वही स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेट का फिस्कल डेफिसिट है वो एस्टिमेट हुआ है 3.2%। मतलब सेंट्रल का राजकोषीय घाटा ज्यादा है, 4.8% ऑफ द जीडीपी है, स्टेट का राजकोषीय घाटा कम है, इसलिए हमें ज्यादा पैसे की जरूरत है। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि हमारा जो टैक्स डिवोल्यूशन है वो ऑलरेडी बहुत इंक्रीज हुआ है। 20% था पहले 1980 में, और ये 41% आज की डेट में हो चुका है। ठीक है जी, इसके अलावा इन्होंने रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स के बारे में बात की है। अब रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स क्या होते हैं? जैसे कि जो टैक्स कलेक्ट हुआ, जैसे कि जीएसटी कलेक्ट हुआ, या स्टेट गवर्नमेंट को जो भी घाटा लगता है उसको कंपनसेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट एक सब्सिडरी होती है जो स्टेट को मिलता है, गिवन टू द स्टेट क्लोज द गैप बिटवीन देयर रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, और ये मंथली इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को रिलीज करती है। ये सारी बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 275 में मेंशन है, और फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है ग्रांट्स को। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है उस पर भी बात की गई है कि लगातार डिक्लाइन होता जा रहा है। पहले 1.18 ट्रिलियन रुपीज था 21-22 में, और अभी कितना हो चुका है?
137 बिलियन रुपीस आपको देखने को मिलेगा। तो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मतलब जो ग्रांट दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा राज्यों को, वो भी लगातार कम होता जा रहा है। ये सारी बातें इस रिपोर्ट में मेंशन की गई हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है मॉम। मॉम का मतलब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस क्लासीफाई बैरियर्स, फेल्सपार, माइका एंड क्वार्ट्ज, ये 4 मिनरल हैं। इनको रिकॉग्नाइज किया है एज अ मेजर मिनरल। मेजर मिनरल को रिकॉग्नाइज करने का मतलब क्या हो जाएगा कि अब हम यहाँ पे और भी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं इन मिनरल्स का, और भी ज़्यादा हम साइंटिफिक तरीके से इनकी माइंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हम इनका इस्तेमाल अपने आने वाले समय में कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने रिसेंटली रिक्लासिफिकेशन किया है बैरियर्स, फेल्सपार, माइका एंड क्वार्ट्ज का as a major mineral to enhance the exploration and scientific mining of these resources। इसको रेगुलेट कौन करेगा? यहाँ पे एज अ मेजर मिनरल जब इनको रिकॉग्नाइज किया है तो ये अंदर आ जाएंगे सेक्शन 8A ऑफ अ माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 के। ये बेसिकली एक पार्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को लॉन्च किया था 29 ऑफ जनवरी को, जिसका बजट 34,300 करोड़ रुपीस था फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। उसी का पार्ट आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इन मिनरल्स को गवर्न करने का काम इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस करती है, जो कि लीज पीरियड पे होता है 50 साल की, जिसका प्रॉफिट राज्यों को भी दिया जाता है। ओके, चलो अगली कहानी को समझेंगे। कली फंड। कली फंड क्या है, आइए इस पे बात करते हैं। आप लोगों ने कॉप 16 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 सीबीडी के बारे में सुना होगा। सीबीडी का मतलब होता है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो रिसेंटली कॉप 16 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की मीटिंग हुई थी। ठीक है, कहाँ पर? रोम, इटली में। और यहाँ पर ही कली फंड को इंट्रोड्यूस किया गया है। कली फंड एक प्रकार का इंटरनेशनल फंड है। ये क्या करेगा? इसमें जो भी फंड इकट्ठा होगा वो प्रोटेक्ट करेगा हमारे वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है, पहली बार ऐसा हो रहा है, कोई इंटरनेशनल फंड बनाया गया है जिसमें फंड कहाँ से आएगा? तो जो प्राइवेट कंपनीज होती है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, उनसे फंड को लेकर इस फंड को क्रिएट किया जाएगा। वो सभी कंपनीज जो यूज करती हैं जेनेटिक डेटा, तो वो सभी कंपनीज जो हैं वो फंड में कंट्रीब्यूट करेंगी। ठीक है, तो रिसेंटली कली फंड वाज लॉन्च एट द रिज्यूम 16 COP कॉप टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, रोम। It is a new international fund which has been created to help and protect biodiversity. It will collect money from the private companies, and these companies use genetic data from nature in their business. क्लियर? यहाँ पे कॉप 16 में जो मीटिंग हुई है उसमें टारगेट सेट किया गया है कि हमको 2030 तक एवरी ईयर $200 बिलियन एनुअली कंट्रीब्यूट करना है, जिससे हम अपने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें। अब इस फंड को मैनेज करने का काम कौन करेगा? तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ने कोलैबोरेशन किया है ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी के साथ। तो ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी इस फंड को मैनेज करने का काम करेगी। इससे फायदा क्या होगा, इसके फीचर्स क्या होंगे? फेयर बेनिफिट शेयरिंग मॉडल। तो जो भी इंडस्ट्री जेनेटिक डेटा यूज करती है फॉर कमर्शियल प्रोडक्ट, वो अपने प्रॉफिट को कंजर्वेशन के लिए शेयर करेंगी। सपोर्ट फॉर इंडिजिनियस कम्युनिटी। तो यहाँ का जो 50% फंड है वो इंडिजिनियस कम्युनिटी को सपोर्ट करने में किया जाएगा। वो सभी कम्युनिटीज जो जंगलों में रहती हैं और बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर करने का काम करती हैं। इसके अलावा बात की गई अगली मीटिंग के बारे में कि कॉप 27 की जो मीटिंग होगी वो अर्मेनिया में 2026 में आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे इस फंड को रिव्यू करने का काम किया जाएगा। ठीक है, कली फंड पहला यूनाइटेड नेशन का बायोडाइवर्सिटी फंड है जहां पर डायरेक्ट फंड कलेक्ट किया जा रहा है प्राइवेट बिजनेसेस से। ठीक है जी, ये जो फंड है ये अलाइन है कुमनिंग मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के साथ। और इसमें हमारा टारगेट है हमें अपने वर्ल्ड की जो बायोडाइवर्सिटी लॉसेज है उनको बचाना है, प्रोटेक्ट करना है 2030 तक। अब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी साइन किया गया था 1992 में। कहाँ पर? रियो द जेनेरियो, ब्राजील में। और इसने ही लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया है कि किस तरीके से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है और अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि कली फंड क्या है, और कली फंड से संबंधित जो भी स्टैटिक पॉइंट्स थे वो भी मैंने आपको डिस्कस कर दिए। ओके, चलो अब नई न्यूज़ देखेंगे।
नई न्यूज़ देखने से पहले जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और पहली बार आए हो तो बेटा सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, तो सब्सक्राइब कर लेना। नाउ बात करते हैं स्फीयर एक्स टेलीस्कोप के बारे में। स्फीयर एक्स टेलीस्कोप रिसेंटली न्यूज़ में है। पूछा जा रहा है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म हो जाएगा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, एपोच ऑफ रीआयोनाइजेशन एंड आइसिस एक्सप्लोरर। ये आपको स्फीयर एक्स का फुल फॉर्म देखने को मिल जाएगा। ये 2 साल का मिशन है जो कि क्या करेगा, पूरे स्पेस का साल में 2 बार सर्वे करेगा, और यहाँ पर ही सर्वे करेगा नियर इंफ्रारेड लाइट का 3D सर्वे होगा, और कंप्लीटली स्काई का मैप रेडी किया जाएगा, इन्वेस्टिगेट करेगा कॉस्मिक वेव्स को, और इसे सन सिंक्रोनस लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा। इसमें आपको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर देखने को मिलेंगे जो कि लाइट को, एक सिंगल लाइट को 102 लाइट में स्प्लिट कर देंगे और डिटेक्ट करेंगे कॉस्मिक स्ट्रक्चर को। फिर क्या करेंगे, 2 बार, साल में 2 बार यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा 3D सर्वे, और पूरा स्पेस की मैपिंग करने का काम किया जाएगा, और कई सारी मिल्की वेव्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई करने का काम किया जाएगा। किस तरीके से कॉस्मिक वेव का लगातार एक्सपांशन हो रहा है बिग बैंग थ्योरी के बाद, उसके ऊपर सर्वे यहाँ पर किया जाएगा इस टेलीस्कोप की मदद से। ओके, नेक्स्ट, आधार गवर्नेंस पोर्टल। आधार में जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है, जब आप आधार कार्ड बनाते हो, आपका बायोमेट्रिक होता है, थंब इम्प्रेशन लिया जाता है, रेटिना, आजकल रेटिना के भी इम्प्रेशंस लिए जाने लगे हैं, तो आपका ये जो आधार वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसको और भी ज़्यादा आसान करने, स्मूथ करने और पब्लिक के लिए एक्सेसिबल करने के लिए यहाँ पर मैत्री डिपार्टमेंट ने आधार गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? मैत्री डिपार्टमेंट ने। तो significant move towards digital governance and public service accessibility, the Ministry of Electronics and Information Technology has launched Aadhaar Good Governance Portal, जो कि आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट को स्ट्रीमलाइन करेगा प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों के लिए। ठीक है, यहाँ पे भुवनेश कुमार आपको उडई के सीईओ देखने को मिल जाएंगे। आधार एक 12 डिजिट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो हर एक भारतीय के पास होता है। बाय द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस नंबर को इशू करती है। ठीक है, ये आपका लिंक होता है बायोमेट्रिक से और आपकी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन से। आधार प्रोग्राम को 2009 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है टॉप 10 बिजिएस्ट ग्लोबल एयरपोर्ट इन 2025। 2025 में सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन कौन से रहे हैं? तो यहाँ पर इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने पैसेंजर के अकॉर्डिंगली अपने डेटा को पब्लिश किया है। इन्होंने कहा है कि 2025 में एक्सपेक्टेड है कि 5.2 बिलियन आपको पैसेंजर्स देखने को मिलेंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 6.7% ज़्यादा होंगे। इन्होंने बताया है कि वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट जो एयरपोर्ट है वो दुबई में है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद अटलांटा एयरपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। नौ बात करते हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। एक्सपेक्टेड है कि 2025 में ये 4.78 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल करेगा और वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट होगा। अब यहाँ पर इस लिस्ट में टॉप 10 में आपको भारत का भी एक एयरपोर्ट मिलता है जिसका नाम है दिल्ली एयरपोर्ट, जिसको हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, और ये आपको 8वें स्थान पर 8 पोजीशन पे देखने को मिल जाएगा। तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट फर्स्ट नंबर पे है, अटलांटा सेकंड नंबर पे है, टोक्यो थर्ड नंबर पे है, और दिल्ली एयरपोर्ट जो है वो 8th नंबर पे देखने को मिल जाएगा। तो टॉप 10 में केवल एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इंडिया की रैंकिंग अगर हम अलग अलग इंडाइसिस में देखते हैं, तो यहाँ पे वर्ल्ड के जो हाईएस्ट पेड एथलीट हैं वो आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो मिल जाएंगे। फिर एशिया का जो 20 रिचेस्ट फैमिली की लिस्ट ब्लूमबर्ग ने पब्लिश की है, उसमें अंबानी फर्स्ट नंबर पे है। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 पब्लिश हुआ है जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी सेकेंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे सैमसंग है। फोर्ब्स वीमेंस विलेनियर लिस्ट पब्लिश किया है, और इस लिस्ट में टॉप 10 में आपको एक नाम देखने को मिलेगा, 7th नंबर पे सावित्री जिंदल का, और फर्स्ट नंबर पे एलिस वॉल्टॉन है। वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग पब्लिश की गई है टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। इंडिया में टॉप पर आईआईएससी बेंगलुरु है, फर्स्ट नंबर पे वर्ल्ड पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगा। ये सभी रिपोर्ट्स को ऑलरेडी हम एक एक करके पास्ट में डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आप लगातार करंट अफेयर्स देखते हैं तो डेफिनेटली इनके आंसर तो कर लेंगे। नेक्स्ट है
अब हम लोगों ने याद करो, कल हम लोगों ने गोल्ड वीजा कल हम लोगों ने यूएसए के गोल्ड वीजा के बारे में बात की थी। अगर कोई भी इंडिविजुअल $5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करता है यूएसए में, तो उसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको हम ग्रीन कार्ड भी देंगे और सिटीजनशिप का रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं ब्लू वीजा के बारे में। तो गोल्ड वीजा लॉन्च किया था यूएसए ने, और ब्लू वीजा लेकर आया है यूएई, और ये भी आपको 10 साल की रेसिडेंसी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये भी आपको रेसिडेंसी प्रोवाइड करने वाला वीजा है। अभी रिसेंटली वर्ल्ड गवर्नमेंट की समिट हुई थी दुबई में, तब इसको अनाउंसमेंट किया है। तो यूएई हैज लॉन्च द फर्स्ट फेज ऑफ ब्लू वीजा सिस्टम, जो कि 10 ईयर की रेसिडेंसी परमिट करता है, डिजाइन फॉर इंडिविजुअल डेडिकेटेड टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट ने, और पार्टनरशिप की है फेडरल अथॉरिटी ऑफ आइडेंटिटी, सिटीजनशिप, कस्टमर एंड पोर्ट सिक्योरिटी के द्वारा। ये एप्लीकेशन प्रोसेस फुली इलेक्ट्रॉनिक है, जो कि 24/7 अवेलेबल रहेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं, यूएई ने 2019 में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कंट्री में गोल्डन वीजा को इंट्रोड्यूस किया था, जो आपको 10 साल की रेसिडेंसी प्रोग्राम देता है साइंटिस्ट को, इन्वेस्टर्स को, स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट को। इसके अलावा ग्रीन वीजा प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस करने का काम किया था, जो कि आपको 5 ईयर की रेसिडेंसी प्रोवाइड करता है अगर आप फ्रीलांसर, इन्वेस्टर और स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं। तो ये सारे सिस्टम ऑलरेडी यहाँ पे लॉन्च किए जा चुके हैं बाय द यूएई गवर्नमेंट। नेक्स्ट बात करेंगे हम यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट, यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रही हैं आपको, जिनका नाम है उर्सुला वॉन डर लियन। इन्होंने भारत में विजिट किया है 27 और 28 को। जब कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सन भारत में आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के हेड के बीच में कई सारे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स को साइन किया जाता है। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है यूरोपियन यूनियन की, जिनका नाम है उर्सुला वॉन डर लियोन, इन्होंने भारत में विजिट किया और कई सारे इंपॉर्टेंट जॉइंट स्टेटमेंट दोनों देशों ने पब्लिश किए हैं। मतलब यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे डिस्कशन किया जाएगा इन 2025। दोनों देश मिलकर क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट, वाटर, स्मार्ट एंड सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, कनेक्टिविटी और डिजास्टर मैनेजमेंट में पॉलिसी बनाएंगे। दोनों देशों ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमी कॉरिडोर पे काम करेंगे। एक्चुअली ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमी कॉरिडोर है, इसको G20 समिट में, जब नई दिल्ली में G20 समिट हुई थी 2030 में, तब इसको प्रपोज किया गया था। इसमें भारत जो है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज और आपके यूरोप तक कनेक्ट होता है। तो डायरेक्ट यूरोप तक और गल्फ कंट्री तक आपको एक कनेक्टिविटी देखने को मिलती है थ्रू द अरेबियन पैनिनसुला। क्लियर है? तो इस पे भी डिस्कशन यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट है, सीएम योगी आदित्यनाथ अनाउंस 5 स्पिरिचुअल कॉरिडोर इन उत्तर प्रदेश। अभी रिसेंटली 26 फरवरी को महाशिवरात्रि थी, और 26 फरवरी को फाइनली महाकुंभ मेला जो है वो कंक्लूड हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है कि हम 5 नए स्पिरिचुअल कॉरिडोर को डेवलप करेंगे, ठीक है, स्टेट में। और जिससे क्या होगा, एक टूरिज्म और भी प्रमोट होगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश में रिलीजियस साइट्स हैं, प्रयागराज के साथ उनको कनेक्ट किया जाएगा। अब ये 5 कॉरिडोर कौन कौन से होंगे? तो पहला है प्रयागराज विंध्याचल काशी कॉरिडोर। तो प्रयागराज विंध्याचल काशी कॉरिडोर जो है वो प्रयागराज से विंध्याचल देवी धाम को कनेक्ट करता है, और ये कनेक्ट होगा फिर काशी मतलब वाराणसी के साथ। अब ये जो विंध्याचल देवी धाम है, ये मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, जो गॉडेश शक्ति मतलब देवी की पूजा के लिए, उपासना के लिए जाना जाता है। फिर प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर। तो प्रयागराज को अयोध्या से और फिर अयोध्या को गोरखपुर से कनेक्ट किया जाएगा। हम सभी को पता है अयोध्या जो है वो बर्थ प्लेस है लॉर्ड श्री राम जी का, और गोरखपुर जो है वो संत गोरखनाथ के लिए जाना जाता है। और तीनों प्लेसेस को हम कनेक्ट करेंगे और एक कॉरिडोर डेवलप करेंगे। नेक्स्ट है प्रयागराज लखनऊ नेमी सराय रूट। तो यहाँ पे प्रयागराज को लखनऊ और नेमी सराया के रूट के साथ कनेक्ट किया जाएगा। मतलब ये जो नेमी सराया धाम है, ये कहाँ पर है? ये आपको सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा, गोमती नदी के किनारे। ठीक है, ऐसा बताया जाता है यहाँ पर 33 हिंदू देवी देवता रहते हैं, और लगभग 80,000 ऋषि ने यहाँ पर मेडिटेशन करने का काम किया है। इसको भी कनेक्ट किया जाएगा। फिर प्रयागराज राजापुर चित्रकूट कॉरिडोर। तो चित्रकूट हम सभी को पता है, चित्रकूट में भगवान राम ने अपना कुछ समय व्यतीत किया है।
ठीक है, तो प्रयागराज, राजापुर और चित्रकूट को कनेक्ट किया जाएगा। ये जो राजापुर है ना, ये गोस्वामी तुलसीदास जी का बर्थ प्लेस है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका जैसे कई सारे रिलीजियस टेक्स्ट लिखे हुए हैं। और लॉर्ड राम ने, भगवान राम ने भी जब 14 वर्ष के वनवास में थे, कुछ समय इन्होंने चित्रकूट में बिताया था। तो इसलिए प्रयागराज, राजापुर और चित्रकूट कॉरिडोर बनाया जाएगा। प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन सुख तीर्थ कॉरिडोर। तो मथुरा, वृंदावन हम सभी को पता है भगवान श्री कृष्ण के लिए जाना जाता है। इन तीनों प्लेसेस को भी कनेक्ट किया जाएगा। जो सुख तीर्थ है वो आपको कहाँ पर, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा। ऐसा बिलीव है कि सुखदेव गोस्वामी जी ने यहीं पर श्रीमद् भागवत को नरेट करने का काम किया था महाराजा परीक्षित को, जो कि सन ऑफ अभिमन्यु आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कॉरिडोर तैयार किए जाएंगे। तो 5 कॉरिडोर को बिल्ड करने की अप्रूवल प्रपोजल दिया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। इसके अलावा अब क्या कहानी हो रही है, ड्राफ्ट पॉलिसी फॉर 2 बोर्ड एग्जाम्स। तो यहाँ पर जो सीबीएसई 10th एग्जाम लेता है, 10th बोर्ड एग्जाम, उसको 2 बार लिया जाना चाहिए, ये पॉलिसी ड्राफ्ट की गई है। अभी पब्लिक डोमेन में है। 9 मार्च तक पब्लिक के ओपिनियंस मांगे गए हैं, उसके बाद इस ड्राफ्ट को फाइनलाइज किया जाएगा। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन has sought response on draft policy to conduct 2 board examination for class 10 from the academic year 25-26। तो 2025-26 के academic year से क्लास 10 के जो बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं वो साल में 2 बार, मतलब 2 फेज में होंगे। पहला फेज फरवरी से मार्च के बीच में और सेकेंड फेज मई मंथ में होगा। अभी ये जो ड्राफ्ट है वो पब्लिक डोमेन में रखा गया है और 9 मार्च तक पब्लिक से इसके फीडबैक्स को मांगा गया है। ठीक है, उसके बाद पॉलिसी को या ड्राफ्ट को फाइनलाइज किया जाएगा। नेक्स्ट है माउंट फेंटल। माउंट फेंटल जो वॉल्केनो है ये इथोपिया में देखने को मिल जाएगा और इस वॉल्केनो से मैसिव, बहुत अधिक मात्रा में मीथेन गैस रिलीज हो रही है। ऐसा बताया जाता है कि फरवरी में यहाँ पर एक अर्थक्वेक आया था जो कि लगभग 6 रिएक्टर स्केल का अर्थक्वेक था और उसके बाद से कंटिन्यूअसली यहाँ से मीथेन गैस लार्ज वॉल्यूम में रिलीज हो रही है इसके क्रेटर से। ठीक है, तो माउंट फेंटल वॉल्केनो इन इथोपिया is spewing unusual large volume of methane from its crater according to the satellite measures of the potent greenhouse gas। ये जो वॉल्केनो है ये अवस नेशनल पार्क में इथोपिया में आपको देखने को मिल जाएगा और ये स्ट्रेटो वॉल्केनो आपको मिलेगा। स्ट्रेटो वॉल्केनो वो होते हैं जो काफी ज्यादा स्टीप होते हैं और जिनका क्रेटर जो होता है वो काफी ज्यादा छोटा होता है। कुछ इस तरीके से जो वॉल्केनो होते हैं उनको स्ट्रेटो वॉल्केनो के नाम से जाना जाता है। टॉल, स्टीप एंड वन शेप्ड, कोन शेप्ड वॉल्केनो होते हैं। इनका जो वॉल्केनो का जो क्रेटर होता है इसका जो छोटा साइज आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक। इंडिया नीड 7.8% ग्रोथ टू बिकम विकसित भारत बाय द 2047। अब वर्ल्ड बैंक कहता है कि भारत को जो है वो विकसित भारत बनना है, एक डेवलप्ड कंट्री बनना है 2047 तक। तो इनको क्या करना पड़ेगा, एनुअल जो ग्रोथ रेट होगी भारत की वो 7.8% होनी चाहिए, तब कहीं जाके हम विकसित भारत बन पाएंगे 2047 तक। ऐसा वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली अपनी रिपोर्ट को पब्लिश किया है जिसका नाम है द इंडिया कंट्री इकोनॉमी मेमोरेंडम बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमी इन द जनरेशन। ये आपको रिपोर्ट का टाइटल देखने को मिल जाएगा और वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत को लगातार हर साल 7.8% से ग्रोथ करनी ही पड़ेगी, तभी कहीं जाके हम विकसित भारत बन पाएंगे 2047 तक। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने जो आपके कंट्रीज होती हैं उनको भी, कौन सी कंट्री लो इनकम ग्रुप कंट्री होगी, मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री होगी, तो हमारी कंट्रीज को भी वर्ल्ड बैंक ने क्लासिफाई करने का काम किया है बेस्ड ऑन ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने जो हमारी अलग अलग कंट्रीज को क्लासिफाई किया कि कौन सी कंट्री मिडिल इनकम कंट्री है, कौन सी कंट्री लो इनकम कंट्री है, बेस्ड ऑन ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटल। ये जो डेटा है वो हर साल 1 जुलाई को पब्लिश किया जाएगा बेस्ड ऑन द जीएनआई पर कैपिटा। तो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे कैसे क्लासिफाई किया, तो लो इनकम कंट्रीज होंगी, मिडिल इनकम कंट्री, हाई इनकम कंट्री। और मिडिल इनकम कंट्री को 2 कैटेगरी में सब डिवाइड किया है, लोअर मिडिल इनकम कंट्री और अपर मिडिल इनकम कंट्री। ठीक है, आइए, तो इन्होंने कहा है कि लो इनकम कंट्रीज कौन होंगी, जिनका जीएनआई, ठीक है, जीएनआई मतलब आप समझ चुके हैं यहाँ पे ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, जिनका जीएनआई 1145 से लेस है या कम है वो लो इनकम कंट्री है। डॉलर्स की बात हो रही है ये।
लोअर मिडिल इनकम में 1146 से 4515 डॉलर के बीच में है। अपर मिडिल इनकम में 4516 से लेकर $14,000 के बीच में है। और जहां पे इनकम पर कैपिटा जो है वो $14,000 से ज़्यादा है, तो वो हाई इनकम कंट्रीज कहलाती हैं। तो आपको ये वाला डेटा जो है वो याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंगली लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज का इनकम कितना होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा $1146 से $4515 के बीच में होना चाहिए। तो आपको ये वाला डेटा थोड़ा सा मेहनत लगेगी, बट थोड़ा सा आप इसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, भारत जो है वो लो मिडिल इनकम कंट्री में आता है। समझ गए भारत किस ग्रुप में है? ये वाले में, लो मिडिल इनकम कंट्री का ग्रुप, जो कि मैंने आपको बताया है कि किस रेंज में आता है। जबकि चाइना आपको हाई मिडिल इनकम कंट्री ग्रुप में देखने को मिलेगा। भारत की जो जीडीपी पर कैपिटा है 2023 में वो 2480 डॉलर रही है। लेकिन अगर हमें विकसित भारत बनना है और अपर मिडिल इनकम ग्रुप में हमें आना है, तो हमारा जो पर कैपिटा ग्रोथ होनी चाहिए वो 4516 डॉलर होनी चाहिए। तो 2023 में कितनी थी? 2480 डॉलर थी। होनी कितनी चाहिए? 4516 डॉलर होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो भी इंक्रीज करना है। 56.4% से इसको बढ़ाकर 65% करना है 2047 तक। और जो आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, इसमें फीमेल का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना है। महिलाओं की भागीदारी को भी इंक्रीज करना है हमको 35.6% से 50% 2047 तक। ये सारी बातें वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट में है। इस पर बेस्ड जब हम अगली क्लास में एमसीक्यू देखेंगे तो और भी ज़्यादा आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है ईपीएफओ रिकमेंड 8.25% इंटरेस्ट ऑन ईपीएफ फॉर 24-25, मतलब कोई भी चेंज नहीं है, पहले भी यही था, अभी भी यही है। ठीक है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम ईपीएफओ कहते हैं, इन्होंने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के लिए इंटरेस्ट रेट को डिफाइन किया है 2024-25 के लिए। इंटरेस्ट रेट कितना होगा? 8.25% होगा। लास्ट ईयर भी इंटरेस्ट रेट 8.25% ही था। मतलब यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट रेट है उसको अनचेंज रखा गया है। रिसेंटली 237 नंबर की मीटिंग हुई थी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ ईपीएफओ की, नई दिल्ली में। इस मीटिंग को चेयर कर रहे थे कौन? इस मीटिंग को चेयर कर रहे थे मनसुख मंडाविया। क्योंकि जो ईपीएफओ आता है उसको कंट्रोल कौन करता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पे ईपीएफओ में जो ईपीएफ का फंड है उसका इंटरेस्ट रेट कितना होगा? 8.25% देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस मीटिंग में अप्रूवल किया गया है कि जो ईडीएलआई स्कीम है, मतलब एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, इसमें भी जो इंश्योरेंस बेनिफिट्स है उनको इंक्रीज किया जाएगा। और मिनिमम जो लाइफ इंश्योरेंस कवरेज है 50,000 रुपए विल बी प्रोवाइडेड इन केसेस वेयर इन ईपीएफ सब्सक्राइबर डाई विदाउट कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। अगर कोई पर्सन है जो कि ईडीएलआई सर्विसेज में स्कीम में इंक्लूड है, इनरोल्ड है, और 1 साल से पहले उसकी डेथ हो जाती है, तो भी उसको 50,000 रुपए का डेथ कवरेज यहाँ पर दिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम ईपीएफओ के बारे में बात करें, इसे हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। 15 नवंबर 1951 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और एक स्टैच्यूटरी बॉडी बनी है 1952 में अंडर द ईपीएफओ एक्ट 1952। ईपीएफओ स्कीम हमारे पूरे देश में इंक्लूडिंग द जम्मू एंड कश्मीर अप्लाई की जाती है। ठीक है। अब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता है? तो कोई भी इंडिविजुअल एम्प्लॉय जिसकी एज 18 से 54 ईयर्स के बीच में है, 18 से लेकर 54 साल के बीच में है, और एम्प्लॉयड है किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो वो एप्लीकेबल होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के लिए। और मैक्सिमम जो वेजेस होते हैं वर्कर के, इसमें 15,000 रुपए होने चाहिए। अगर कोई कंपनी है जिसमें लेस देन 20 वर्कर्स काम करते हैं, तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो 10% होता है। और सिमिलर कॉन्ट्रीब्यूशन फिर यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है और ये एम्प्लॉय के अकाउंट से डिडक्ट होता है। लेकिन कोई इंटरप्राइजेज जहाँ पे 20 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रीब्यूशन 12% ऑफ बेसिक और डीए देखने को मिल जाएगा। ठीक है। ईपीएफओ में जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है ड्यूरिंग द सर्विसेज, जितने साल आपने काम किया है, हर साल 10% या 12% आपकी सैलरी से डिडक्ट हुआ है। और फिर जब आपका रिटायरमेंट होगा तो आपको लमसम अमाउंट मिलेगा, पेंशन के फॉर्म में मिलेगा विद इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट रेट कितना है? 8.25% आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है साउथ इंडियन बैंक लॉन्च SIB क्विक PL, अ फुली डिजिटली पर्सनल लोन प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे ये 10 मिनट में आपको क्या कर रहा है? पर्सनल लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो कोची बेस्ड प्राइवेट लेंडर है साउथ इंडियन बैंक। इन्होंने SIB क्विक PL
लॉन्च किया है, जो कि फुली डिजिटल पर्सनल लोन प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेगा नए कस्टमर के लिए। कोई भी कस्टमर जो सैलरीड है या फिर सेल्फ एम्प्लॉय है, वो 10 मिनट के अंदर अपने पर्सनल लोन को एक्सेस कर सकता है और अलग से इस पर वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है एग्रीगेटेड फ्रेमवर्क इनकम टैक्स पोर्टल के साथ, तो इंस्टेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपको लोन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्लियर है? फर्दर डिस्कशन करने से पहले हम बात करेंगे कि 1 मार्च को हमने कौन कौन से करेंट अफेयर्स पढ़े थे। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, रिवीजन नहीं करोगे ना तो सब कुछ भूल जाओगे। ठीक है, तो आइए हम देखेंगे 1 मार्च को हमने क्या क्या देखा था। मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है 1 ईयर का फ्री लुक पीरियड फॉर इंश्योरेंस। अभी 30 डेज है, इसको 1 साल तक करने की प्रपोजल दिया गया है। मुथूट फाइनेंस को आरबीआई ने अप्रूवल दिया है 115 नई ब्रांचेस को ओपन करने का। यश बैंक जो है वो S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग पे टॉप पर है। फिर सेबी ने म्यूचुअल फंड को डायरेक्ट किया है टू डिप्लॉय NFO फंड विद इन 30 डेज। फिर गोल्ड कार्ड वीजा के बारे में हमने बात की, यूएसए ने इंट्रोड्यूस किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $200 मिलियन का लोन अप्रूव किया है फॉर कोलकाता इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया जो है वो 3rd एडिशन SABA वीमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप को जीत लिया है। फिर प्राणी मित्र जीवदया अवार्ड के ऊपर हमने डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में। आईएनएस गुलदार पर डिस्कशन किया था, इसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने परचेज किया है और सिंधुपुर डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक में इसको सिंक किया जाएगा, डुबाया जाएगा और स्कूबा टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। CISF ट्रेनिंग सेंटर का नाम चेंज करके राजादित्य चोला के नाम पर रखा गया है। AMFI ने लॉन्च की है 3 स्कीम्स, छोटी SIP, तरुण योजना और मित्र इनिशिएटिव। फिर हमने 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया, जिसकी थीम थी वी स्टैंड टुगेदर। और यहाँ पे चोला नाइकन ट्राइब न्यूज में है, जो कि केरला में आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कली फंड। इसको COP16 की मीटिंग में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रोम में से लॉन्च किया गया है। ये फंड क्रिएट किया गया है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए और प्राइवेट कंपनी से यहाँ पे फंड को कलेक्ट किया जाएगा। इस फंड को इम्प्लीमेंट करने का काम IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करेगा। तो पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन IMF यहाँ पे कोई रोल नहीं है। इस फंड को मैनेज करने का काम ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी करेगी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्फीयर एक्स? आंसर क्या हो जाएगा? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, एपोच ऑफ रीआयोनाइजेशन एंड द आइसिस एक्सप्लोरर, ये आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है वेयर इज द माउंट फेंटल लोकेटेड? सो करेक्ट आंसर इज इथोपिया। And this is your question of the day. What is the main objective of Aadhaar governance portal recently launched by the central government? जो भी सही आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो आज के लिए इतना ही, बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन, सभी बातें समझ में आई होगी। सो मोर अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। टेक केयर।